एक दौलत की, कपड़ों की, जेवरात की एक नुमाइश है। लोग तंग है, लोग मुसीबत है, लोगों के दिलों में आग लगी हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हमारी को एंकर हैं अलीना इलियास। इसके अलावा हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारे साथ होंगे आज प्रोग्राम में। गवादर से मियाँ बहज़ाद होंगे। इसके अलावा रिपोर्टर एक और हैं गवादर से इस्माइल उमर साहब होंगे। अच्छा, ये मियाँ बहज़ाद जो हैं ये खानेवाल से हमारे साथ होंगे। ये खानेवाल में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। मौलाना हिदायतुर रहमान हैं, ये सरबराह हैं हक दो गवादर को जो तहरीक चल रही है, ये भी हमारे साथ आएंगे। फिर गुजरांवाला से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं तनवीर भट्ट, ये अगली सेगमेंट्स में हमारे साथ होंगे और जो स्टोरीज़ हम डिस्कस करेंगे गवादर में जो कुछ हो रहा है, वहाँ पर लोग हंगामा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी इस सिचुएशन का नोटिस लिया है। ये तहरीक क्या है, कौन इसके पीछे है और क्या सी पैक को इससे कोई नुकसान हो सकता है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इतने दिनों के बाद नोटिस क्यों लिया, ये सारे मामला डिस्कस करेंगे। गुजरांवाला में एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ। वहाँ पर पीटीआई जो लोकल बॉडीज़ था कंटोनमेंट जीत गई थी, लेकिन जो वाइस चेयरमैन इलेक्ट हुआ है वो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में है। हमज़ा शहबाज साहब से उसकी मुलाकात हुई है और अमूमी तौर पे जो काम हुकूमतों में होता है, जो हुकूमतें करती हैं, वो काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपोजिशन में रहते हुए किया है और वहाँ पर कंटोनमेंट बोर्ड को इस हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक सवाल उठ रहा है कि फिर क्या मौजूदा हालात में एस्टेब्लिशमेंट को मुस्लिम लीग नून क्या एक्सेप्टेबल हो गई है और ये क्या लीडरशिप है पंजाब में पीटीआई की कि जीता हुआ इलेक्शन जो उन्होंने आम जो काउंसलर्स थे उनके ज़्यादा इलेक्ट हुए, लेकिन जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है, मैनूवरिंग है, उसने मुस्लिम लीग नून का जो वाइस चेयरमैन है वो बनवा दिया कंटोनमेंट बोर्ड में। एक दफ़ा फिर क्या ये इस बात का इजहार है कि मुस्लिम लीग नून जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसके अंदर कोई सियासी बसीरत नहीं है, उसके अंदर वो महारत नहीं है, उसके अंदर मामलात को हैंडल करने की कोशिश नहीं है, यानी वो सलाहियत ही नहीं है, सिर्फ़ एक नारे हैं और गुफ्तार के गाजी हैं। ये बड़ा अहम इशू है, इस पर बात करेंगे। और फिर खानेवाल में तहरीक लब्बैक जो वहाँ पर इतवार वाले दिन सूबाई इंतखाब हो रहा है, सूबाई असम्बली का, उसमें तहरीक लब्बैक का जो कैंडिडेट है वो भी शामिल है और वहाँ पर तहरीक लब्बैक के सरबराह जनाब अल्लामा साद रिजवी गए हैं और वहाँ पर जो कैंपेन है उसमें एक नया रंग भर दिया गया और अब सूरत हाल ये तेज़ी इतनी आई है कि आज वहाँ पर मुस्लिम लीग नून जलसे की प्लानिंग कर रही है, कल सुना है कि तहरीक इंसाफ भी प्लान कर रही है। तो वो एक जो मजमा इकट्ठा किया साद रिजवी साहब ने और वहाँ पर हम मियाँ बहज़ाद से भी बात करेंगे और वो फुटेजेस भी दिखाएंगे, साद रिजवी साहब की तकरीर भी आपको दिखाएंगे। जो जोश जज्बा जो वलवला वहाँ पर नज़र आया उसने यकीनन बहुत सारी जो सियासी जमातें हैं उनके ऐवानों में खलबली मचा दी है। साद रिजवी साहब फिर आज लाहौर में भी गए हैं। वो जो वर्कर्स तहरीक लब्बैक के इस पूरी स्ट्रगल में जो ज़ख्मी हैं या जिनको जो जान से गए उनके लिए वहाँ पर वो जा रहे हैं। उसके बाद ये भी प्लानिंग है साद रिजवी साहब की, उनके जो करीबी साथी वो बता रहे हैं कि जो पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी करते हुए इस सारे साने में जिनकी जाने गई वो उनके घर भी जाएंगे और उनके जो वर्सा हैं उनके साथ भी ताज़ियत करेंगे। और तहरीक लब्बैक, देखिए सरकारी तौर पर तो जो एहलकार हैं उनका कुछ होता ही होता है, लेकिन तहरीक लब्बैक इस बात पर गौर कर रही है कि क्या हम उनके लिए कर सकते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए। तो एक ऐसा जेस्चर, बड़ी ये ज़बरदस्त एक ऐसी मूवमेंट है जिससे ये सारे खौफजदा थे और उसको कालेदम भी इन्होंने करार देने की कोशिश की। मैं पूरी आपको वो बात सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा 3-4 मिनट जिक्र करूँगा। लाहौर में एक बहुत बड़ी शादी की तकरीब हो रही है। शादी तो हो चुकी, अमूमी तौर पर मैं ढोलकियाँ ये सब कुछ शादी से पहले होती हैं, लेकिन क्योंकि मरीम नवाज़ साहबा शिरकत नहीं कर सकी अपने बच्चे जुनैद की शादी में, इकलौता बेटा है, तो उसमें उस शादी की तकरीबात जारी हैं, रोज़ाना तकरीब होती है और उसमें आप तस्वीर देखें, एक दौलत की, कपड़ों की, जेवरात की एक नुमाइश है
और अब ज़ाहिर है वो पब्लिक फिगर हैं, पॉलिटिशियन है, इसलिए ये कोई भी उनका जो इवेंट है वो प्राइवेट तो नहीं है, लोग उस पर कमेंट भी करेंगे। ये मैं आपको एक अच्छा, मरियम नवाज़ साहबा जो हैं इस सारे इवेंट में लीड करती हुई नज़र आ रही हैं, और जो गाने हैं वो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर भी बहुत ज़्यादा वो सूट करते हैं। यानी हम गाना देखते हैं, वो एक्शन देखते हैं, वहाँ पे तो एक सियासी सूरत हाल हमारे जहन में आ जाती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको उनका ये देखें, वो एक जो मेरे नहर से आज मुझे आया ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियाँ, देखें ज़रा मरियम नवाज़ साहबा को किस तरह वो लीड कर रही हैं अपने बच्चे के उस मेहंदी को। मेहंदी बाद में हो रही है, शादी हो चुकी, लेकिन मेहंदी हो रही है लाहौर में। आइए देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। अब ज़ाहिर है शादी की ढोलकी है और मेहंदी है तो लाल घघरे का तो जिक्र होगा। सुन लें ज़रा लाल घघरा भी कैसे वहाँ पर गाया जा रहा है। अब घघरा तो आ गया, अब गजरा भी शादी हो और गजरे का जिक्र ना हो, ये भी बड़ा अजीब सी बात है। अब देखें जो आयशा साहबा हैं, जो उनकी बहू हैं, उनको वो पहना रही हैं गजरा। ये देखें गजरा भी पहनाया जा रहा है, बड़ा बड़ा ज़बरदस्त ये मामला है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी, ये ज़ाहिर है बड़ा एक है, एक दौलत का और शान और शौकत का इजहार है, बड़ा ज़बरदस्त है ये सब कुछ। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि गरीब के दिल के पे तो पता नहीं क्या गुजरती होगी, लेकिन बहरहाल इस घर में खुशियाँ हैं। शहबाज शरीफ साहब का भी आज एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये जो घरों पर पता नहीं क्या बिजली गिरी है, ये महंगाई से और सब कुछ, लेकिन ये जो घराना है ये उस बिजली से महफूज है, क्योंकि यहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं है। और अगर कोई महंगाई वगैरह है तो इससे कोई इन लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन एक मैं और फुटेज आपको दिखाना चाहता हूँ, उसमें कैप्टन सफदर साहब दूल्हा के वो फादर हैं, ज़रा दिखाइए वो कहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल पीछे आपको एक सफ़ेद टोपी पहने हुए एक शख्स नज़र आ रहा है। ये कभी टोपी भी है, ऊपर छतरी भी ले रहा है, कोई धूप वूप नहीं है, लेकिन छतरी हाथ में है इनके, और कभी सर पे लेते हैं कभी नीचे। हालांकि ये बिल्कुल रात का फंक्शन है, और ये पीछे देखें साइड पे है बिल्कुल, थीम है बेसिकली ना, छतरियों वाली थीम बनाई हुई है। मैं आता हूँ, आप बिल्कुल इस पे इज़हार ख्याल कीजिएगा। तो मैं ये छतरियाँ नज़र आई हैं, अब कोई धूप नहीं है, कोई बारिश नहीं हो रही, लेकिन छतरियाँ हैं। तो मरियम औरंगज़ेब साहबा की बात भी आपको पिछली वीडियो में बार बार आवाज़ हमने आपको करके सुनाई थी कि जुनैद छतरी के नीचे वो जो ट्यूब लाइट है, कूल लाइट है, अगर वो पड़ जाए दूल्हे पे बड़ा नाजुक है, बाकी भी सब लोग बड़े नाजुक हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद उनको कोई ये लाइट से हीट ना पड़ जाए, या कोई ये क्या थीम है, ये छतरियाँ, इसका क्या ताल्लुक है? अलीना, आप शायद ज़्यादा इल्म हो। सो बेसिकली आजकल अगर आप नॉर्मल भी कोई सी भी शादी देख लें या बाद में या किसी भी बड़े ख़ानदान में शादी होती है तो डिफरेंट थीम्स होती हैं। उस थीम्स के लिहाज से जो है शादी की गई, जहाँ पे वो कह रही है कि जुनैद को कि आप छतरी के नीचे जाओ, तो मोस्टली दूल्हा या दुल्हन को हम देखते हैं कि यहाँ तो एक चादर होती है जिसके नीचे रखते हैं या छतरी के नीचे रखते हैं। तो एक रवायत चली आ रही है, जहाँ तक मैं ये समझती हूँ। कहाँ से रवायत चली आ रही? मैं तो इतनी शादियों में गया हूँ, मैंने तो धूप में छतरी कोई नहीं देखी, और ये इतनी छतरियां होगा ना समी साहब, कोई ना कोई डेकोर के वो होंगे जिसके पीछे थीम होगी, जिसकी वजह से सारी चीज़ें की जा रही हैं। आगे अगर आप प्रॉपर्ली उनका फंक्शन दिखा सकें, अगर फुटेजेस हैं, तो हमें पता चल जाएगा ये छतरियां कहाँ किस किस तरीके से यूटिलाइज हुई हैं। क्योंकि इसी तरीके से जो मेहंदी का होता है, कोई ना कोई थीम के साथ आजकल जो है वो लोग सामने आते हैं। जहाँ तक बात है कि एक पॉलिटिशियन की ज़िंदगी, जी बिल्कुल वो पब्लिक फिगर होती है और उस पर सवाल भी उठाया जाता है, लेकिन एक माँ के तौर पर अगर देखा जाए तो वो इस वक्त जो भी कर रही है, मुझे समझ आता है हर माँ चाहती है कि उसके बेटे की शादी जो है वो इसी तरीके से हो, जितनी भी उनकी गिवन कैपेसिटी है। इसलिए शायद हमें वो पॉलिटिशियन से ज़्यादा यहाँ पे माँ नजर आती हैं। 11 दिन तक वो पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि मुतहरिक भी नजर नहीं आती, और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि भाई मेरे बेटे की शादी है, कम से कम इस वक्त तो मुझे इस तरीके से ना आप क्रिटिसाइज करें। अच्छा, ये ज़रा आप अब वो फुटेज आप सुनवा दें ज़रा, वो हमज़ा को भी लेके आ रहे हैं वो स्टेज पे, मरियम साहबा, ज़रा वो भी दिखा दें, है आपके पास? अगर वो आप दिखा सकें तो। बड़ा ज़बरदस्त गाना था वो, और वो जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसका बड़ा ज़बरदस्त वो था, लेकिन अब क्योंकि गाना नहीं है इसलिए मैं रेफरेन करता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं गवादर की सूरत हाल पर, और हमारे साथ हैं मौलाना हदायतुर रहमान साहब। गवादर को हक दो तहरीक को लीड कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से
वहाँ पर एक बहुत बड़ा धरना था, हज़ारों की तादाद में लोग एहतजाज कर रहे थे। मौलाना से पूछते हैं, आज वज़ीर आज़म साहब ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने नोटिस लिया और कहा कि मैं इस सारी सूरत हाल का भरपूर तरीके से जो गवादर के जो लोग हैं, जो माहीगीर हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका मैं दिफा करूँगा और बिल्कुल जो उनके साथ नाइंसाफ़ी है उसको हम नहीं होने देंगे। तो मौलाना हदायतुर रहमान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पता है आप बड़े मसरूफ़ हैं, आपने हमें टाइम दिया। ये बयान फरमाइएगा कि ये जो सारा एहतजाज है ये आपके मुतालबात हैं क्या, वाक़यात क्या हुए कि जिन्होंने इतना मजबूर किया कि ये हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर आए और इतने दिनों से एहतजाज जारी है और हुकूमत ने आपकी बात भी नहीं सुनी। आज कुछ ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया है, अपना ट्वीट भी किया है और चीफ सेक्रेटरी साहब भी आपके पास आए हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया और एलियान बलूचिस्तान की तरफ से मैं आपका बोल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ को पूरे पाकिस्तान के अवाम तक पहुँचाने में हमारा साथ तावन भी कर रहे हैं और बलूचिस्तान के लोगों को इज्जत दे रहे हैं। आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल मौलाना, मैं सुन रहा हूँ, आप तफसील से बयान फरमाइए। आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही मैं है। आपका एहले बलूचिस्तान की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। बाकी बहुत सारे उर्दू चैनल वाले हैं, गुज़िश्ता इतने दिनों से हम एहतजाज कर रहे हैं, वो इंडियन लड़की की कवरेज इतना कर रहे हैं जैसे पूरे पाकिस्तानी रोड पर हों कि जब तक उसकी शादी की खबर हमें नहीं मिलेगी पाकिस्तानी सोएंगे नहीं। मैं एहले बलूचिस्तान की तरफ से भरपूर एहतजाज करता हूँ उन चैनल्स के खिलाफ कि जो हमारे अहले बलूचिस्तान की आवाज़ को और बलूचिस्तान के लोगों को वो इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपके चैनल की तवज्जो से मैं अहले बलूचिस्तान का एहतजाज पहले रिकॉर्ड करा रहा हूँ। दूसरा ये है कि जो हमारे मुतालबात है, ट्रॉलर माफिया के खिलाफ एक्शन लिया जाए। लोग तंग है, जो आप कह रहे क्यों मजबूर हुए, लोग तंग है, लोग मुसीबत है, लोगों के दिलों में आग लगी हुई है, बेरोजगारी है, महंगाई है। हम लोग समंदर का कारोबार करते हैं, उसको भी ट्रॉलर माफिया के रहम करम पे छोड़ा गया। हम बॉर्डर पे काम करते हैं, उसको भी माफिया के रहम करम पे छोड़ा गया। हमारे नौजवान मंशियात पे लथपथ है, मंशियात का कारोबार दिन की रोशनी में हो रहा है, चेक पोस्टों में हमारी तजलील हो रही है, नौजवान दर पदर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारी माएँ और बहनें सड़कों पे रो रही हैं, बहुत सारे हज़ारों नौजवान लापता किए गए हैं, उनकी माएँ तड़प रही हैं, बिलक रही हैं। बलूचिस्तान की इस मुल्क के सरजमीन पर लोगों के जब दिलों में आग लगी हुई है और रोडों पे ना निकलें, सड़क पे ना निकलें, अपना पुरअमन जमहूरी एहतजाज रिकॉर्ड ना कराएं तो क्या करें। हम पुरअमन जमहूरी आईनी अंदाज में सड़कों पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, हुक्काम को, वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमत को बावर करा रहे हैं कि ये पुरअमन लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, आईनी लोग हैं, आईन पाकिस्तान को मानते हैं, मुहब्बे वतन है। खुदारा इनके दिलों पे जो आग लगी हुई है इन पे मरहम रखो, इनकी बात सुनो, उनके गले लगाओ, उनको सुनो, इससे पहले कि ये लावा फट जाए, ये पुरअमन और जमहूरी लोगों की बातें सुनी जाएं। ये बताइए कि ये जो ट्रॉलर माफिया है ये किसके ट्रॉलर हैं, कहाँ से ये आते हैं और क्यों उनको इजाज़त दी जाती है और वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको रोका जाता है? देखिए, ये आप अंदाज़ा लगाएं कि इतने ताकतवर हैं। 29 दिन हो गए माहीगीर एहतजाज कर रहे हैं, 29 दिन हो गए अपने घरों के बजाय सड़क पर सो रहे हैं, 29 दिन हो गए अपना कारोबार, अपना समंदर उन्होंने छोड़ा है, लेकिन वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत बेबस हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, मीडिया अंदाज़ा लगाएं कि ट्रॉलर माफिया कितने ताकतवर हैं, ये किसके हैं। इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि वफाकी हुकूमत बेबस है, सूबाई हुकूमत बेबस है और पूरे माहीगीरों का माशी कत्लेआम कर रहा है, माहीगीरों की नस्ल कुशी कर रहा है। लाखों माहीगीर आज फाके पे मजबूर है और वफाकी और सूबाई हुकूमत एक ट्रॉलर माफिया के हाथों जब बेबस हैं तो हम समझने में कोई भी मुबालगा नहीं है कि हम समझ रहे हैं ये ट्रॉलर माफिया वफाकी हुकूमत में भी शामिल है, उनके नुमाइंदे और सूबाई काबीना में शामिल हैं
और तमाम मुल्की इदारों में शामिल है और माहीगीरों के माशी कत्लेआम में मुलव्वस है। ये अब बड़ी आपने जो तस्वीर खींची है बड़ी ये अफसोसनाक है कि मकामी जो माहीगीर हैं उनकी बजाय दूसरे जो ट्रालर माफिया है वो सब कुछ ये कर रहे हैं। तो जो मकामी माहीगीर हैं उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा रही कि वो समंदर में जा सकें, वो अपना कारोबार जारी रख सकें, उनको बिल्कुल रोक दिया है इस माफिया ने। नहीं, कारोबार जाने की इजाजत है, जाते हैं, लेकिन आप बताएं वो बड़े बड़े ये गरीब मछेरे हैं, छोटे छोटे किश्तियां हैं, उनके बड़े बड़े उनके पास ट्रालर है, ममनुआ जाल हैं और इतने जाल हैं कि पूरे हयातियात की बच्चों समेत अंडे समेत उनकी नस्ल कुशी कर रहे हैं। मछलियों की नस्ल नायाब हो गई हैं, समंदरी हयातियात की नस्ल नायाब हो गई हैं, पूरे समंदरी हयातियात की कत्लेआम माशी कत्लेआम कर रहे हैं। तो गरीब मछेरे समंदर जाते हैं फिर रोते हुए आते हैं। वो छोटे छोटे मछेरे होते हैं, करोड़पति नहीं होते, छोटे छोटे मछेरे होते हैं, जब रोते हुए घर आते हैं फिर घर में अपने बच्चों समेत रोते हैं। फिर क्या करें, ट्रालर माफिया ने हमारे समंदर को जब ताराज किया है, हम बच्चों को खिलाए क्या, अपने बच्चों को पढ़ाएं क्या, उसका इलाज क्या करें। ये हमारे दर्द है जो 29 दिनों से हम बैठे हुए हैं। ना वफाकी हुकूमत को ये सख्त दिल हुक्मरानों को रहम आता है और ना सूबाई हुकूमतों को ये जो सख्त दिल इंसान है जो वजारतों पर है, हमारे माहीगीरों के हमारे लोगों के हाल पर इनको राम नहीं आता। अच्छा ये बताइए कि वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट किया और यहाँ पर तो ये खबरें हैं कि अब चीफ सेक्रेटरी जा रहे हैं वहाँ पर और शायद हुकूमत कोई इस हवाले से एक्शन ले रही है, लेकिन आप बयान फरमा रहे हैं कि जो जिस अंदाज में ये माफिया एक्ट कर रहा है उसमें वफाकी हुकूमत के भी लोग होंगे, सूबाई हुकूमत के भी होंगे, इसके अलावा इदारों का भी आप जिक्र कर रहे हैं। तो अमली तौर पर कोई जो आपके मुतालबात हैं वो किसी ने सुने, कोई उस पर कोई गौर हो रहा है या ये सिर्फ एक लफाजी है? 4 वफद आए सूबाई काबीना के और ज़िला इंतज़ामिया के भी 4-5 दफ़ा आए हैं। सिर्फ ज़ुबानी दावे हैं, कागजी कार्रवाइयाँ हैं। ज़ुबानी दावे और कागजी कार्रवाई के ज़रिए से हमें धोखा देना चाहते हैं सूबाई हुकूमत वाले, सूबाई हुकूमत के वज़रा, क्योंकि 70 साल से हमें ये धोखा दे रहे हैं। 70 साल से हमें झूठे बातें वादे करके हमारा माशी कत्लेआम भी कर रहे हैं, हमारी बेइज्जतियाँ भी कर रहे हैं। अब हमने तय किया है, हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने तय किया है कि जब तक प्रैक्टिकली ज़मीन पर और ग्राउंड पर अमल होते हुए नहीं देखेंगे, हम अपना एहतजाज और धरना ख़त्म भी नहीं करेंगे। और ये सूबाई हुक्मरानों को वजारतों पर जो बैठे हुए लोग हैं उनको छोड़ेंगे भी नहीं। अच्छा ये बयान फरमाइए कि अब इस वक्त जैसे आपने कहा कि आप धरने से नहीं उठेंगे, अभी क्या सूरत हाल है? लोग उसी तरह बैठे हैं और कोई आपसे जब तक आपके मुतालबात नहीं माने जाएंगे आप नहीं उठेंगे, और सबसे बड़ा मुतालबा आपका ये है कि ये जो ट्रालर माफिया है इसको रोका जाए, इस पर पाबंदी लगाई जाए। देखें, अगर ये हमारे एहतजाज को नहीं सुनेंगे, हम तो पुरअमन है, ये खुद कहते हैं पुरअमन रहिए, जमहूरी रहिए, सियासी रहिए, आईनी कानूनी जिम्मेदारियां अदा करें। पब्लिक तो आईनी जिम्मेदारियां तो अदा कर रहा है, आया हुक्मरानों की आईनी जिम्मेदारियां नहीं है? आईन पाकिस्तान ने हुक्मरानों को कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। शेरी हुकूक आईन पाकिस्तान में नहीं है। इस आइन के सिर्फ अवाम पाबंद है, इस आइन के सिर्फ माहीगीर और गरीब और मचेरे पिसे हुए तबका इस आइन के पाबंद है, हुक्मरान पाबंद नहीं है। जब हमारी नहीं सुनेंगे तो फिर इस आइन पे जब हुक्मरान अमल नहीं करेंगे, ताकत और तबका अमल नहीं करेंगे, ये जालिम टोला इस आइन पे अमल नहीं करेगा, फिर हमें कोई आइन का सबक ना सिखाए, हमें पुरअमन रहने की कोई तलकीन न करे। फिर हालात कैसे होंगे जो लावा पटेगा, फिर क्वेटा से लेकर बनी गाला तक इनका दिमाग ठिकाने आएगा कि ये जो लोगों के जो बच्चे बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं, ये जब इनका लावा पटेगा फिर उनको पता चलेगा कि ये लोग, ये आग जो लोगों के दिलों पे आग लगी हुई थी, फिर उसका अंजाम इतना भयानक होगा, फिर हुक्मरानों की नस्लें याद करेंगी। मौलाना हदायतुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से गुफ्तगू। हम इंशाल्लाह ये बलूचिस्तान के लोगों से, आपसे हमारा ये वादा है कि ग्वादर के जो मुतालबात हैं, लोगों के बलूचिस्तान के जो मुतालबात हैं, वो लोग जो इस वक्त महरूमियत का शिकार हैं, उसके लिए बोल टीवी की स्क्रीन हाज़िर रहेगी, क्योंकि ये आवाम की आवाज़ है, ये चैनल भी आवाम का है, और हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो यही है पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम। और आप जो मुतालबात हैं वहाँ पर ये जो हज़ारों लोग जिनकी फुटेज हमें नज़र आ रही है, यकीनन कोई ऐसा दुख है, कोई ऐसा दर्द है
जो इन लोगों को सड़कों पर लेके आया, और जो आप बयान फरमा रहे हैं हमें उसकी सदाकत पर मुकम्मल यकीन है। ये एक सख्त तरीन नाअहली है, और इससे भी बड़ी खौफनाक बात यह कि आप फरमा रहे हैं कि सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और बहुत सारे जो दूसरे ताकतवर लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। ट्रालर माफिया में लोगों के इस्तेहसाल में 4 वफूद भी आए सूबाई हुकूमत के, और ये अभी तक सिर्फ एक लफाजी है, एक गुफ्तगू है, वज़ीर-ए-आज़म साहब की सिर्फ एक ट्वीट है, अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। बड़ी एक संगीन सूरत हाल, और ये अभी तक अवाम वहाँ पर आइन की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, पुरअमन है। लेकिन मौलाना हिदायतुर रहमान की ये बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए, आर्मी चीफ को इसका नोटिस लेना चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब को दोबारा देखना चाहिए कि अभी तक जो लोग आइन पर कारबंद हैं, अगर उनके दुख इस तरह उनके ज़ख्मों से खून इस तरह रिश्ता रहा तो फिर मामला कहीं भी जा सकता है। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा और वापस आते हैं तो पाकिस्तान के दीगर मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने जो स्टोरी की, बड़ी दिल को दुखाने वाली स्टोरी है। गवादर के लोग, माहीगीर, गरीब लोग वहाँ पर इस्तेसाल का शिकार हैं, और जो ट्रालर वहाँ पर आते हैं बड़े बड़े, वो जिस तरह के जाल लेके आते हैं, जिस तरह से मछली पकड़ते हैं, वो गरीब मछेरे जो अपनी छोटी छोटी कश्तियों में जाते हैं, उनके हाथ कोई मछली नहीं आती और वो कोई कारोबार नहीं कर पाते। लेकिन वो जो ट्रालर आते हैं वो गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हैं, और कोई उसका कोई दादरसी करने वाला नहीं है। बहरहाल एक सिचुएशन ऐसी है जिसका हुकाम बाला को नोटिस लेना चाहिए। अब हम दूसरी जो हमारी एक अहम स्टोरी है वो खानेवाल का बाई इलेक्शन है। वैसे तो ये एक सूबाई असम्बली का बाई इलेक्शन है। जो निशात डाहा साहब जो नून लीग के मेंबर थे, उनके इंतकाल के बाद ये खाली हुई, लेकिन अब वहाँ पर जो तहरीक लब्बैक भी उसमें हिस्सा ले रही है। ये जमात कुछ अर्सा पहले तक इसको कालादम करार दे दिया गया था, लेकिन अब ये पहला मौका है अल्लामा साद रिजवी साहब की रिहाई के बाद कि वो वहाँ पर गए। उन्होंने वहाँ पर तकरीरें भी की और एक बड़ा जलसा किया जिसमें हज़ारों लोग उसमें शरीक हुए, और एक नई उस पूरे सियासी जो जो हल्का है ये इतना अहम हो गया अब इसलिए कि देखा जा रहा है कि तहरीक लब्बैक इसमें कितने वोट हासिल करती है, कितने लोग लब्बैक के साथ खड़े होते हैं। क्या लब्बैक जो है वो इतना वोट ले सकती है कि जिसमें ये तसव्वुर किया जाए, ये समझा जाए कि आने वाले 2022 के इंतखाबात में या बल्दियाती इंतखाबात में वो ये जमात कोई फ़ैसला कुन किरदार अदा कर सकेगी। जो वहाँ पर मैं जो इस्तकबाल हुआ वहाँ पर उसकी फुटेजेस अगर आप चला सकें तो मैं हमारे वहाँ पर जो नुमाइंदे हैं मियाँ बहज़ाद खानेवाल में, उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये सब वाक़या क्या है, हल्के की इस वक्त सूरत हाल क्या है। बहज़ाद अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं मुझे? जी समी साहब, बिल्कुल मैं आपको सुन सकता हूँ। अच्छा बहज़ाद, ये बताइए कि जो लब्बैक का जलसा है वहाँ पर वो कितना बड़ा जलसा था? क्या लोगों की इतनी ही तवक्कुआत थी और इस वक्त सियासी सूरत हाल क्या है वहाँ पर? समी साहब, जहाँ तक तवक्कुआत की बात है तो यकीनी तौर पे खानेवाल के शहरी और खानेवाल के जो वोटर हैं और खासतौर पे सियासी माहिरीन जो हैं वो ये तवक्को बिल्कुल नहीं कर रहे थे। जो तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज जो खानेवाल में सियासी पावर शो का मुजाहिरा आप तहरीक लब्बैक की बात कर रहे हैं? तहरीक लब्बैक आपने कहा? तहरीक लब्बैक की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तहरीक लब्बैक ने जो गुज़िश्ता दिनों जो कल यहाँ पे सियासी पावर शो का मुजाहिरा किया, यकीनी तौर पर खानेवाल के शहरियों की तवक्को से बहुत बढ़ के है। खानेवाल के शहरी इतनी तवक्को नहीं कर रहे थे, क्योंकि हजारों की तादाद में जो शहरी थे वो निकले हैं और इस जलसे में पहुंचे हैं, जिसमें अल्लामा साद रिजवी साहब ने अपना खिताब किया है और शहरी बहुत ज्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे थे और यकीनी तौर पे तवक्कुआत से बहुत बढ़ के। अच्छा, ये बयान फरमाइए कि अभी जो इस वक्त तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार हैं वो कौन हैं, और जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, और कौन कौन से धड़े किसकी हमायत कर रहे हैं? कुछ थोड़ा सा हमें आगाही दें जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वहाँ पे। जी समी साहब, इस तरह से है कि 16 तारीख को जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें तमाम सियासी पार्टी जो है उनके सबसे पहले
है जो कि अच्छा, ये आवाज़ आपकी ख़राब हो गई है, हम आपको दोबारा कॉल, मैं कहता हूँ ऑफिस जो है ना दोबारा इनसे कॉल मिलाए, और इस दौरान में जो साद रिजवी साहब ने तकरीर की मैं आपको वो सुनवाता हूँ। उसमें जज्बा देखें, जोश देखें, और जो साद रिजवी साहब का जो पैगाम है वो ज़रा सुनें। ये बड़ा एक जज्बा, बड़ा वलवला, और हज़ारों की तादाद में लोग और हमारे नुमाइंदे, हम उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ जो टेलीफोन की लाइन सही नहीं है, लेकिन शेख अकमल उम्मीदवार हैं तहरीक लब्बैक के। गुज़श्ता इलेक्शन में उन्होंने 4000 वोट हासिल किए थे, लेकिन अब जो वहाँ पर बिरादरी सिस्टम है उसमें जो शेख बिरादरी है वो उनके साथ मिल गई है तहरीक लब्बैक के साथ। और वो बेसिकली ये जो अकमल साहब हैं ये वहाँ पर जो आड़ती हैं, जो मंडी के लोग हैं, उनकी जो तंजीम है, जो यूनियन है, उसके ये सरबराह भी हैं, ग्रास रूट लेवल पे ये हैं। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंगली जो निशात डाहा साहब की जो फैमिली है जो मुस्लिम लीग नून में थे, जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, जिनके इंतकाल से ये नशिस्त खाली हुई, वो अब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। और जो माजी में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे वो इस वक्त नून लीग के उम्मीदवार हैं। और 40,000 वोट हासिल किए थे डाहा साहब ने। तकरीबन 4200 वोट से जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हारे थे वो अब चले गए हैं तहरीक इंसाफ में। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। ये है तो एक नशिस्त, जैसे मैंने पहले आपसे कहा, लेकिन इसकी अहमियत इसलिए बन गई है कि तहरीक लब्बैक इसमें भरपूर अंदाज में उन्होंने शिरकत की है। इससे पहले वहाँ पर कोई बड़ा जलसा नहीं हुआ। अब तहरीक लब्बैक ने कल जलसा किया, आज अब वहाँ पर नून लीग भी जलसा कर रही है, उसमें तलाल चौधरी साहब आ रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ भी अगले 1-2 दिनों में जलसा प्लान करने की बात कर रही है। एक जो पॉलिटिकल जो कैंपेनिंग थी उसमें एक करंट सा आ गया है, तहरीक लब्बैक ने उसमें शमूलियत इख्तियार की है। अब ये PP 208, इसकी अहमियत इसलिए बढ़ गई है कि पूरा पंजाब ये देख रहा है, पूरा पाकिस्तान, जो सियासी तजिया निगार हैं, सहाफ़ी हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, वो सब देख रहे हैं। सवाल ये है कि इसमें तहरीक लब्बैक कितना वोट हासिल करती है। हुकूमत का एक बड़ा बेरहम प्रोपेगेंडा लब्बैक के ख़िलाफ़, और इतना बेरहम प्रोपेगेंडा कि सियालकोट का जो सानिया था उसको भी तहरीक लब्बैक से जोड़ने की कोशिश की गई। यानी यहाँ तक ये जो सोशल मीडिया पर जो लिबरल्स हैं, पूरा एक उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की तहरीक लब्बैक को, और ये कहा कि ये इंतहा पसंदी की जमात है और ये पता नहीं कौन सी जहनीत है और क्या है। जो एक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है सियालकोट में, लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया, कानून के मुताबिक उनको आप डील करें, उनको सज़ा दें, लेकिन किसी सियासी जमात को उससे जोड़ना, और फिर उसके बाद जिस अंदाज में बहुत सारा जो हमारा जो नेशनल मीडिया है, उन्होंने, क्योंकि लब्बैक ने जो वोट हासिल किए सब उससे खौफजदा हैं। लब्बैक एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उसको पॉलिटिकल पार्टी मानने के लिए ये तैयार नहीं है, सिर्फ इसलिए कि 23 लाख वोट, अगर 50 लाख वोट बन गए तो फिर इनकी बहुत सारी नशिस्तें ख़त्म हो जाएंगी। और ये खानेवाल में नज़र आ रहा है कि एक इंतहाई भरपूर इज्तिमा। हमारे साथ हैं मियाँ बहजाद। जी बहजाद, फरमाइए कि ये इस वक्त जो वहाँ पर बिरादरीज हैं वो किस तरह से सपोर्ट कर रही हैं, किस उम्मीदवार का पल्ला आपको नज़र आ रहा है कि सख्त होगा मुकाबला, या क्या वन साइडेड है ये? समीर साहब, बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं कि क्योंकि इस वक्त सियासी दर्जा हरारत खानेवाल में अपने अरूज पर है, जोड़ तोड़ की सियासत, टूटने फूटने की सियासत अपने अरूज पर है। और यकीनी तौर पे जब कल तहरीक लब्बैक ने खानेवाल में अपना सियासी जलसा किया है और इलामा साद रिजवी ने जब से अपना खिताब किया है, तो खानेवाल की सियासत ने एक नया रुख ले लिया है। बड़े पैमाने पर जो बिरादरियां हैं, बड़े बड़े धड़े जो हैं, उनकी टूट फूट का सिलसिला शुरुआत की। खानेवाल के एक बड़ा धड़ा जो है, एक बड़ा ग्रुप जो है, वो टूटकर नून लीग से टूटकर तहरीक लब्बैक के साथ शामिल हो गया है। तो गुज़िश्ता रोज होने वाले तहरीक लब्बैक के जलसे ने खानेवाल में एक हलचल सी मचा दी है, और तमाम जो सियासी पार्टियां हैं और तमाम रहनुमा जो हैं वो बहुत
पुरजोश हो गए हैं और बहुत जो है ना खानेवाल में हलचल मच गई है। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूं कि गुज़िश्ता रोज चौंके तहरीक लब्बैक ने खानेवाल में अपना पावर शो का मुजाहिरा किया, तो उसके फौरी बाद से खानेवाल में तमाम सियासी रहनुमाओं के डेरे लग गए हैं। अगर हम बात करें नून लीग की, तो नून लीग की जावला तारड़ हो गए, तलाल चौधरी हो गए, अब्दुल्ला डोगर, मोहम्मद खान डाहा, रजा याद राज और दीगर रहनुमा जो हैं उन्होंने गुज़िश्ता रात से खानेवाल में परमानेंट डेरे लगा लिए हैं। गली गली में कॉर्नर मीटिंग्स हो, जलसे हो, हर जगह पे रहनुमा खुद पहुंच रहे हैं। अभी भी कुछ देर बाद खानेवाल में एक किया जा रहा है जिसमें अताउल्लाह तारड़ और तलाल चौधरी दोनों अपना खिताब करेंगी और अवाम से मुखातिब होंगे। इसी तरह अगर हम बात करें तहरीक इंसाफ की, तो गुज़िश्ता रोज होने वाले जलसे के बाद तहरीक इंसाफ की सियासत में भी बहुत तेजी आ गई है। तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी अपनी सियासी जो लोगों से मुलाकातें हैं, अपने जलसे हैं, अपनी रैलियां हैं, उनमें बहुत तेजी ले आए हैं। अब तहरीक इंसाफ की जानिब से भी अगर हम रहनुमाओं की बात करें तो सरदार अहमद याद हराज हैं जो कि वजीर आजम इंस्पेक्शन टीम के सरबराह हैं, साथ ही साथ उनके छोटे भाई हामिदा पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी हैं और दीगर रहनुमा, उन्होंने भी रात से खानेवाल में डेरे लगा लिए हैं और गली गली में कूचे कूचे में खुद जाना शुरू कर दिया है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी बड़े रात से गर्म जोशी से बाहर निकले हुए हैं और पीपल्स पार्टी की जानिब से सैयद यूसुफ रजा गिलानी खुद खानेवाल के इस हल्के में यहाँ मौजूद हैं। उनके बेटे अली मूसा गिलानी, अली हैदर गिलानी और दीगर रहनुमा जो हैं वो कल से इस खानेवाल के हल्के में मौजूद हैं। मेरा यहाँ पे ये कहना भी गलत ना होगा कि गुज़िश्ता दिन जो तरीके है उसके बाद से खानेवाल जो है वो तमाम सियासी रहनुमाओं और सियासत का गढ़ बन चुका है। ठीक हो गया। मियां बेहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात तो तय है बेहजाद साहब की गुफ्तगू के बाद और जो फुटेजेस हमने देखी है कि तहरीक लब्बैक ने एक इलेक्शन का माहौल बना दिया है, चार्ज कर दिया है और इतना बड़ा जलसा वहाँ पर तवक्को नहीं की जा रही थी। अब देखना यह है कि आने वाले अगले चंद दिनों में वहाँ पर क्या होता है। क्या वो जो हमायत हमें नज़र आ रही है जलसों, बड़े जलसों की सूरत में, क्या वो वोट में ट्रांसलेट होती है? क्या लोग वोट भी देते हैं? क्योंकि मैं सुन रहा था तकारीर साद रिजवी साहब की, वो ये कह रहे थे कि जब तक वो जो फार्म 45 है, कोई जो बंदा है तहरीक इंसाफ इनका लब्बैक का जो पोलिंग एजेंट है वो उसको लिए बगैर वहाँ से नहीं निकलेगा। तो एक भरपूर अंदाज में एक प्लानिंग के साथ तहरीक लब्बैक आई है और अब देखना यह है कि उसका नतीजा क्या निकलता है। अपनी स्ट्रगल का वो आगाज़ कर रहे हैं हल्का PP 208 से, और अगर यहाँ पर माजी की निस्बत उनके वोटों की तादाद में अगर इतना इजाफा होता है कि 4000 से अगर वो 8, 10, 15 हज़ार वोट तक जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि एक ब्राइट फ्यूचर अगर वो स्ट्रगल करें तो वो एक भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं सियासत में। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं तो गुजरांवाला का जिक्र करेंगे जहाँ पर तहरीक इंसाफ ने जो कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन जीता, उनके काउंसलर ज़्यादा थे, लेकिन जो वाइस चेयरमैन बना वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में चला गया और ये एक ऐसी मात दी है मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ को। क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पर हम बात करते हैं, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात थे उसमें गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की थी। 10 काउंसलर्स का इंतखाब हुआ, 10 हल्के थे वहाँ पे, जिनमें से 6 तहरीक इंसाफ ने जीते, 2 मुस्लिम लीग नून ने और 2 आज़ाद अरकान थे। लेकिन जो कैंटोनमेंट बोर्ड के वाइस चेयरमैन का इंतखाब हुआ तो उसमें जो बंदा इलेक्शन जीता वो मुस्लिम लीग नून की मदद से, और उसके बाद उसने हमज़ा शहबाज से मुलाकात की और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तो वो जो मुस्लिम लीग नून इलेक्शन हारी थी, अपनी बसीरत से या अपनी मैनिपुलेशन से या अपनी हिकमत अमली के तहत उन्होंने जो वाइस चेयरमैन कैंटोनमेंट बोर्ड गुजरांवाला, उसका अब ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज़ से है और एक बहुत बड़ा शहर है पंजाब का गुजरांवाला। और दूसरी बात ये कि ये कैंटोनमेंट बोर्ड का तो आम एक तासुर था कि एस्टेब्लिशमेंट को नून लीग जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है और नून लीग अगर वो बयानियाँ नहीं छोड़ेगी जिसमें वो इदारों को बुरा भला कहती है तो उसको कामयाबी हासिल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा
कैंटोनमेंट बोर्ड अथॉरिटीज़ को किसी तरह से भी कोई इतराज़ नहीं है कि वाइस चेयरमैन PMLN का हो, पीपल्स पार्टी का हो, तहरीक इंसाफ का हो, उनके लिए वो सारा मामला ठीक है। अब तनवीर भट्ट साहब जो गुजरांवाला में हमारे ब्यूरो चीफ हैं, बड़े ज़बरदस्त वो जर्नलिस्ट हैं और बड़ा उनकी नज़र रहती है मामले पर, वो हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पर। भट्ट साहब, वालेकुम सलाम। भट्ट साहब ये ज़रा बयान फरमाइए, ये मुस्लिम लीग नून ने अपना वाइस चेयरमैन बनवा लिया, हालांकि तहरीक इंसाफ के 6 काउंसलर थे, ये हुआ क्या? ये हमजा शहबाज की, ये इसको हम बहुत बड़ी कामयाबी समझें, बड़ी ज़बरदस्त मैनिपुलेशन की हमजा शहबाज ने। जी ये आप कह सकते हैं समी साहब, असल में पहली बात तो ये है कि यहाँ पे 10 सीट थी, तो बिल्कुल हमने सारा दिन रिपोर्टिंग की है। जिस दिन इलेक्शन से पहले भी हम मुकम्मल हमारी नज़र थी, चाहते रहे हैं, रिपोर्ट करते रहे हैं, इनके जल्द से जुलूस देखते रहे हैं। जब कैंडिडेट खड़े करने की बारी थी, उस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के MNA भी वहाँ से कामयाब हैं, MPA भी मुस्लिम लीग नून के थे, लेकिन उनको वासिया हिकमत अमली से ना अपने जो उनके मेंबर थे, कैंडिडेट थे, उनको नाराज कर लिया। अब उनको दूसरे आज़ाद उम्मीदवारों को ले आए, उनको उन्होंने दिया कि हो सकता है कि हम जीत जाएं यहाँ से, लेकिन यहाँ से मुस्लिम लीग नून जो है अपनी गलत हिकमत अमली की वजह से सिर्फ 2 सीटें जीत सकी। और जो 2 आज़ाद उम्मीदवार थे, दोनों को काशिफ हफीज और इरफान चांद, उनका तल्लक भी मुस्लिम लीग नून से ही था, लेकिन जीतने के बाद बिल्कुल वो वापस मुस्लिम लीग नून में चले गए। कोई उन्होंने किसी से के साथ कोई बात नहीं की। अच्छा, यहाँ पे मुस्लिम लीग के नून के जो MPA थे और अता तारड़ थे, उन्होंने बड़ी वासिया हिकमत अमली यहाँ पे अपनाई। वो इस हल्के से भी बाहर नहीं निकले। उन्होंने अपने जो आज़ाद उम्मीदवार थे 2, वो वापस जो मुस्लिम लीग नून में आए थे, और 2 उनके जो जीते थे उनके साथ बैठ के जो हिकमत अमली बनाई। तो इन्होंने जो यहाँ से वाइस चेयरमैन जीते हैं जी, ये अकरम चीमा साहब के साथ, कमर चीमा साहब सॉरी, उनके साथ, और इनके एक और थे साजिद लॉन, इनके साथ मीटिंग शुरू होगी। इनको कहा जी हम आपको वोट देंगे और आप जो है ना दो मुस्लिम लीग नून में आ जाएं तो हम आपको वाइस चेयरमैन बना देते हैं। अच्छा, आस्ता आस्ता जब ये बात बाहर निकली, लोगों को भी पता चला कि इनमें कोई डील चल रही है, तो साजिद लॉन और जो चीमा साहब थे, इन्होंने कहा जी आप इस तरह करें कि जो अब इससे पहले तो आज़ाद 2 उम्मीदवार हमने देने हैं, एक अकलियत का और एक जो किसान उम्मीदवार होगा, तो एक मुझे दे दें और दूसरा जो है मेरा जो साथी है, एक उम्मीदवार जो है साजिद लॉन अकलियत का, उसको मिल गया कि वो अपना बंदा दे दे, और किसान का जो है कमर चीमा साहब ने ले लिया। अच्छा, मुस्लिम लीग नीन ने भी इनको वोट दिए, PTI ने भी वोट दिए, और जीतने के बाद बिल्कुल जी मुस्लिम लीग। अच्छा, अब जब ये इलेक्शन जीते थे 4 इनके बंदे हो गए, 2 वो तहरीक इंसाफ से टूट के आ गए और 2 इनके आज़ाद, 8 टोटल उम्मीदवार थे, टोटल सीटें 12 हो गई, 2 स्पेशल सीट की आ गई, 10 उम्मीद पहले उससे कामयाबी थी। अच्छा, जब ये 8 उम्मीदवार हो गए, जिस दिन इलेक्शन हुआ है उस दिन तय जो जीतने वाला था, उस वक्त तो ये कह रहा था कि जी मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ, लेकिन बाद में जब ये जीत गया तो इसको 7 वोट मिले थे। कहा जाता है कि जो अकलीती वोट था ना, वो PTI को पड़ा है, वो वापस चला गया। समी साहब, आपने इस इलेक्शन में देखा है शुरू से लेके आखिर तक, जब कैंपेन बंद हुई है, इलेक्शन के दिन, इलेक्शन के बाद जब वाइस चेयरमैन का हुआ है, बिल्कुल ये फजूल बात है कि किसी जगह पे पुलिस जो है बिल्कुल न्यूट्रल रही है, जो एस्टेब्लिशमेंट है किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। ध्यान सिर्फ यही था कि कोई बंदा भी जाली वोट कास्ट ना करे, कोई ज्यादती ना करे, दोस्त। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि 10 पहले टोटल काउंसलर थे, खसूसी नशिस्तें जब हो गई तो 12 हो गए, 12 में से अब 7 जो हैं वो एक साइड पे हुए, कमर चीमा साहब की साथ मिले, और वो क्योंकि तहरीक इंसाफ छोड़ के वो हमजा शहबाज साहब से मिले जाके, और उन्होंने उनको ज्वाइन कर लिया, और यहाँ पर कोई किसी तरीके से भी असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन जो इलेक्शन जीता था तहरीक इंसाफ ने, वो मौसर हिकमत अमली ना होने की वजह से, जिस तरह वो ज़्यादातर ट्विटर पर और टेलीविज़न पर ही ज़्यादा ज़ोर देते हैं, अपनी पार्टी के लोगों से मिलना भी तौहीन समझते हैं, गरीब आदमी के दुख और दर्द को समझना भी तौहीन समझते हैं, सिर्फ खान साहब की बड़ी बड़ी तकरीरें और उनके जो वज़रा और एडवाइज़र्स हैं उनके बड़े बड़े ट्विटर पर पैगामात, इसी को ही वो सियासत समझते हैं। उसके वजह से तहरीक इंसाफ जीता हुआ इलेक्शन हार गई, और मुस्लिम लीग नून ने सही अंदाज में जो उन्होंने पहले गलती की थी, गलत लोगों को टिकट दे के उसका अजाला इस तरह से किया कि बेहतर हिकमत अमली से लोगों से रब्ता करके उन्होंने जो गुजरांवाला
कंटोनमेंट की वाइस चेयरमैनशिप है वो उन्होंने हासिल कर ली। ऐसा ही है जनाब तनवीर भट्ट साहब? जी समीर साहब, बिल्कुल ये इसी तरह है जो आप बता रहे हैं। असल में बात यह है कि गुजरांवाला में मैंने अभी तक नहीं देखा कि पीटीआई के जो लोग हैं, कैंडिडेट हैं, एमएनए एमपी की जो इलेक्शन हरे हैं, इनका आपस में किसी जगह पे कोई इत्तेफाक हो, 2 इस तरफ खड़े हैं, 4 उस तरफ खड़े हैं। कोई जब बड़ा जलसा आता है, कोई बड़ी शख्सियत गुजरांवाला में आती है, उस वक्त तो हमें ये स्टेज पे नजर आ जाते हैं। उसके बाद इनका आपस में कोई सलूक नहीं, बस एक हल्के का जो एमएनए एमपी है उनका आपस में है, मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। लेकिन एक पार्टी बन के जिस तरह एक सियासी जमातें होती है ना, इस तरह आपस में चलना, हिकमत अमली बनाना, कोई किसी को यहाँ पे मानने के लिए तैयार नहीं कि हम में से गुजरांवाला में बड़ा कौन है। यानी कि जो पुराने जो नजरियाती बंदे थे ना गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ, तो बिल्कुल सवैद पोश के लोग थे जिन्होंने खान साहब की वो कैंपेन शुरू की थी जब ये मैदान में आए थे। हम देखते रहे हैं ना कि हम देखते रहे हैं कि ये बंदे किस तरह, जिनको अपनी गली मोहल्ले में कोई नहीं जानता था, वो निकले हैं, निकल के बिल्कुल लोगों को कायल करते रहे हैं, चलते रहे हैं। लेकिन जब हमने देखा कि तहरीक इंसाफ एक पार्टी बन गई है, एक बड़ी पार्टी बन गई है। स्टार्ट में तो गुजरांवाला से जब हमने देखा है कि पिंडी में धरना था, वो जो गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग थे, वो बिल्कुल वहां पे जाते थे, वो अपना बिस्तर बोरिया साथ लेके बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर भट्ट, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से ये बात पर ये जो एक आप इसको एक समझ लें कि ये एक ग्लिम्स है जो होगा तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं, तहरीक इंसाफ जो जमात है उसमें नज़रियाती जो लोग थे, जो तहरीक इंसाफ के हकीकी वर्कर थे, वो तो साइड लाइन्स पे चले गए और दौर आ गया इमरान खान साहब के दोस्तों का, करोनीज़ का, उन लोगों का जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, उन लोगों का जो जिनका पीटीआई के नज़रियात से कोई ताल्लुक़ नहीं था। और अब गुजरांवाला में एक जीता हुआ इलेक्शन, 10 में से 6 जनरल नशिस्तों पर कामयाबी हुई थी तहरीक इंसाफ को। फिर उसके बाद जो 2 स्पेशल सीट्स थी, एक किसान की, एक मिनॉरिटी की, वो भी तहरीक इंसाफ को मिली। लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो 12 में से 7 जो अरकान हैं, जिसमें कमर चीमा साहब अब वाइस चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं, ये भी तहरीक इंसाफ के ही जनरल काउंसलर इलेक्ट हुए थे, लेकिन उन्होंने ज्वाइन कर लिया जनाब हमजा शहबाज से मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग नवाज़ को। तो ऐसा लगता है कि कोई अदराक नहीं है। और जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हमेशा कहते हैं, आज भी वो ये फरमा रहे थे एक इंटरव्यू में कि काम की समझ नहीं है तहरीक इंसाफ को, पता नहीं है कि हुकूमत करनी कैसे है। और जो लोग इमरान खान साहब के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए हैं, हमें नज़र आ रहा है ये, उनमें से बहुत सारे फसली बटेरे हैं, बुरा वक्त आया तो वो उड़ जाएंगे और इस बात से वो बहुत खफा होते हैं। लेकिन बहरहाल सीखना चाहिए इससे, बुज़दार साहब को कुछ सीखना चाहिए, इमरान खान साहब को सीखना चाहिए। गुजरांवाला कैंटोनमेंट बोर्ड में अब वाइस चेयरमैन जो है वो मुस्लिम लीग नून का है, इसके बावजूद कि वहाँ पे जो जनरल सीट्स थी तहरीक इंसाफ ने ज़्यादा जीती थी। एक बहुत बड़ा वाक़या, लेकिन शायद खान साहब को इसका पता भी नहीं होगा और बुज़दार साहब को भी इसका अगर इल्म है भी सही तो वो जहाँ जहाँ मेरा कप्तान जाता है बस वहाँ पहले पहुँचते हैं उनको इस्तकबाल करने के लिए। उनका इजाज़त दीजिए नाज़रीन, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।